चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऐसे 200 क्या था? ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, एवरीवन बी अलर्ट, साथ साथ रिपीट करोगे। देन ऐसे 210 क्या था? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। व्हाट वाज ऐसे 220? व्हाट वाज ऐसे 220? जो नहीं बोल रहा, साथ में रिपीट नहीं कर रहा, वो यहां आके सबके सामने बोलेगा। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज ऐसे 230? Audit documentation, right? It is audit documentation. Then we have as a 260, 265. What was as a 260? Communication to those charged with governance, right? Communication with those charged with governance. What was as a 265? Communicating deficiencies in internal control system. Communicating deficiencies in internal control system to those charged with governance. ठीक है? Communicating deficiencies in internal control system to those charged with governance. Then apart from that ऐसे 315 किया था, 315, 320, 330. तो 315 and 330 that was in a flow. What was 315? Understanding the entity and its environment. Right? कैसे करते थे? By identifying the ROMM, understanding the internal control system. और ऐसे 330 किस चीज के बारे में था? Assessed to the response, our responses to the assessed risk, our responses to the assessed risk. 400 की सीरीज में अपन ने अभी कुछ नहीं करा. We have not done anything in 400 का सीरीज. ऐसे 299, 600, 610, 620 ये चारों स्टैंडर्ड्स एक फ्लो में जाता था. ऐसे 299 was joint audit of financial statement. 9 and 9, so both the letters are joint. So joint audit of financial statement. What was 600? Using the work of other auditors. What was 610? Using the work of internal auditors. And what was 620? Using the work of auditors expert, right? Using the work of auditors expert, right? So ऐसा 620 was using the work of auditors expert. And उसके बाद क्या था? 500 का सीरीज. So ऐसे 500 was the standard of ऑडिट एविडेंस. 500 क्या था सर? ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड था अपना. 501 क्या था? ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, स्पेसिफिक आइटम्स. 505 क्या था? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस. 510 क्या था? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. Apart from that, we did as a 580, that is written representation. Apart from that, we did as a 580, that is written representation. This all is a part of the evidence series. So if we talk about the evidence ka standard, as a 500 is the standard of evidence, but that is the general standard of the evidence. As a 501 is the specific standard of the evidence. As a 580 written representation is the additional method of obtaining WR. As a 510 पार्टिकुलरली टॉक्स अबाउट कि ओपनिंग बैलेंसेस के केस में, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कैसे एविडेंसेस लेना है. एंड इफ वी टॉक अबाउट तो ऐसे 500 में जो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस थे उसमें याद करो 2 पॉइंट था, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सो फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन वी हैव ऐसे 505 एंड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स वी हैव ऐसे 520. एंड सो द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू इज ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है. So ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है. तो अगर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करें ना, तो ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, दिस पार्टिकुलर वर्ड दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वी हैव सीन द रेफरेंसेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट मल्टीपल प्लेसेस अक्रॉस द ऑडिट. ऑडिट में मल्टीपल जगहों पे हमने इस वर्ड को यूज किया है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया है.
सो कैन यू हेल्प मी रिकॉल कि कहां कहां अपन ने एनालिटिकल प्रोसीजर्स वर्ड को यूज किया है, कहां कहां अपन ने एनालिटिकल प्रोसीजर्स वर्ड को यूज किया है। वेरियस रेफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिकॉल कराओगे। एक अपन ने पढ़ा था ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते थे, एक होता था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एक होता था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। एक होता था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एक होता था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में वी हैड टू प्रोसीजर्स। कौन से दो प्रोसीजर्स थे? टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एसपी। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में दो प्रोसीजर्स थे। वी हैड टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एंड वी हैड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो एक अपन ने यहां रेफरेंस देखा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, एक अपन ने यहां रेफरेंस देखा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। उसके अलावा जब ऐसे 315 के अंदर अपन ने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जब अपन ने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर भी इफ यू रिमेंबर, तो आई टोल्ड यू इन ऐसे 315 की कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर हमेशा आएगा। तो उसके अंदर वी हैड इंक्वायरी, उसके अंदर वी हैड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंक्वायरी था, ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, इंक्वायरी था, ऑब्जर्वेशन था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर। और एक पॉइंट यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी था, एक पॉइंट यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी था। तो यानी कि ऐसे 315 एंड ऐसे 330 पढ़ते वक्त, ऐसे 315 एंड ऐसे 330 पढ़ते वक्त अपन ने मल्टीपल जगह एनालिटिकल प्रोसीजर्स का रेफरेंसेस देखा था। अपन ने मल्टीपल जगह क्या किया था? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का रेफरेंसेस देखा था ऐसे 315 एंड 330 पढ़ते वक्त। क्लियर है? उसके अलावा याद करो ऐसे 500 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, methods of obtaining audit evidence. What was the formula to remember? ICAI-OR, and in this ICAI-OR also A stands for analytical procedures. A stands for analytical procedures. तो ये मल्टीपल प्लेसेस हैं, ये मल्टीपल जगहें हैं जहां पे आपन ने इस शब्द का रेफरेंस देखा है, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स का रेफरेंस देखा है। So many places across audit, so many places across different standards of auditing where this particular word analytical procedures is being used. तो ये तो अपने को समझ आ रहा है कि भैया ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बार ये वर्ड यूज हो रहा है, मतलब दिस वर्ड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक वर्ड था कि हमेशा देखने को मिलता था, जगह जगह देखने को मिलता था। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक वर्ड है कि जगह जगह अपने को देखने को मिलता है, वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द ऑडिट। एंड वी हैव ए डेडिकेटेड स्टैंडर्ड, वी हैव ए डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ऐसे 520 टू डील विथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड डू रिमेंबर दिस एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज substantive analytical procedures, substantive analytical procedures, or substantive audit procedures. These are also called as substantive analytical procedures or substantive audit procedures. इंटरचेंजेबली इनको अपन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी बुलाते हैं। तो अगर कहीं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स वर्ड यूज किया है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर वर्ड यूज किया है, तब भी तुमको समझना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स ओनली। एंड इनफैक्ट अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की भी बात करें तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की भी हो सकता है चर्चा हो रही हो, बात हो रही हो, बिकॉज एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। तो जो अपने को अभी तक समझ में आया, वो ये समझ में आया कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर एक टेक्निक है जिसके द्वारा अपन एविडेंसेस ले सकते हैं।
एनालिटिकल प्रोसीजर एक टेक्निक है जिसके थ्रू वी कैन डू द रिस्क असेसमेंट, वी कैन आइडेंटिफाई द ROMM। एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक ऑडिट प्रोसीजर का हिस्सा है। तो अपने को यह समझ में आया है ना, अपने को यह समझ में आया एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में। तो एग्जैक्टली अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल अबाउट। पहले देसी तरीके से समझना है या प्रैक्टिकल तरीके से समझना है? ठीक है, तो पहले देसी तरीके से समझते हैं, फिर विदेशी तरीके से समझेंगे, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब मान लो लारस से तुम्हारा जो दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा जो दोस्त है नीतीश, तुम्हारा जो दोस्त है नीतीश, लारस से नीतीश की ना एक गर्लफ्रेंड है। नीतीश हैज ए गर्लफ्रेंड, ठीक है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। अब नीतीश की जो गर्लफ्रेंड है पारो, जिससे कि वो बहुत प्यार करता है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो नीतीश की गर्लफ्रेंड पिछले साल, लास्ट ईयर या काफी सालों से, लाइक ही इज इन ए रिलेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट 4 to 5 years, ठीक है। अब कई सालों से नीतीश की गर्लफ्रेंड जो है, यू नो, रात भर इससे चैटिंग वगैरह करती है, फोन में बातें वगैरह करती है, मैसेजिंग चलता है, वीडियो कॉल्स चलते हैं, तो मतलब रात भर पूरा फुल ऑन मस्ती चलती है, टॉकिंग वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। मतलब यार अच्छे सेंस में सोचो चीजों को। अब सडनली क्या हो रहा है कि इन द करंट ईयर ना, अब इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो रात को 10 बजे बोलती है मुझे तो नींद आ रहा है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है, ठीक है। तो अब एक चीज बताना, नीतीश एकदम से मान लेगा या इसको डाउट होगा? डाउट होगा, ठीक है ना। तो नीतीश को डाउट होगा कि यार क्या चक्कर है भाई, इतने साल से तो मतलब हम लोग रात को इतने अच्छे से बातें वगैरह किया करते थे और अब इसको सोना है 10 बजे, राइट। तो इसको डाउट होगा। अब हो सकता है ना कि अब ये डाउट पार्टिकुलरली क्यों हो रहा है पता है इसको? क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है। ये कंपैरिजन नहीं करता तो इसको कभी डाउट होता नहीं, क्योंकि वैसे तो इसकी गर्लफ्रेंड बहुत ध्यान रखती है इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे तो बहुत ध्यान रखती है इसका, दिन में ये लोग घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, वो इसका ध्यान भी रखती है, एवरीथिंग। बट ये तो कंपैरिजन कर रहा है ना कि यार पिछले साल तो रात को भी अवेलेबल रहती थी, अब रात को अवेलेबल क्यों नहीं है? तो अब ये क्या करेगा? उससे बात करेगा इस बारे में। क्या करेगा? उससे बात करेगा इस बारे में कि ऐसा क्यों है। वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल थकान हो जाती है, काम का बहुत प्रेशर रहता है, नींद आ रही है, नींद आ जाती है इसलिए मैं सो रही होती हूं। तभी भी ये नहीं मानेगा। ये फिर अपनी तरफ से क्या करने वाला है? और कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने वाला है और प्रोसीजर्स वगैरह लगाने वाला है। ये क्या करेगा पता है? मे भी ऐसा करेगा कि रात को 2 बजे फोन कर रहा है, रात को 1 बजे फोन कर रहा है, फोन उठा लिया, अरे कोई बात नहीं, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और फोन बिजी आ गया, मतलब हाँ भाई, ठीक है। अब मान लो लारा से नीतीश को डाउट है सत्यजीत पे कि सत्यजीत ही वो लड़का है जिसके साथ मेरी गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है। तो वो क्या करेगा? सत्यजीत को भी फोन मिलाएगा रात को। क्या करेगा? सत्यजीत को भी फोन मिलाएगा। अगर उसका भी फोन बिजी आ गया तो फिर तो मतलब अब इसका डाउट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। अलर्टनेस है ना भाई, स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। और पता चला कि हाँ भाई उसका क्या चल रहा है, सत्यजीत के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है, ये तो एक चीज हो गया कंपैरिजन का, या ऐसा भी हो सकता है पार्टिकुलरली कि जो नीतीश ने जो गर्लफ्रेंड बनाई वो उस एक्सपेक्टेशन से बनाई कि नीतीश ने देखा कि जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स की जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो मतलब उनके साथ रात भर चिट चैट में लगी रहती हैं, वो साथ में मजे कर रहे होते हैं, मूवीज देखने जा रहे होते हैं, डेट्स में जा रहे होते हैं, मतलब जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसने बोला यार मुझे भी ये बोल्टम वाली जिंदगी नहीं जीनी, तो उनको देखकर इसने भी गर्लफ्रेंड बना ली। लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड है भाई वो तो ना इसके साथ घूमने जाती है, ना मूवीज वगैरह में जा रहे हैं, ना वो रात को टाइम दे रही है। अब इसको डाउट हो रहा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड तो धोखा कर रही है मेरे साथ। अगेन अब क्यों डाउट हो रहा है? ये कंपेयर कर रहा है किसके साथ? दोस्तों के साथ, है ना। ये कंपेयर कर रहा है दोस्तों के साथ। या ऐसा भी हो सकता है
कि ना इसने पिछले साल से कंपेयर किया है, ना दोस्तों के साथ कंपेयर किया है, बट गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे इसका जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन ही वही था यार कि ये जो जिंदगी के तन्हाई है वो दूर हो जाए और हम लोग साथ में मूवीज जाएंगे, डिस्को जाएंगे, रात भर चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन पता चला कि जिंदगी की तन्हाई दूर होने, कम होने की जगह भर गई। सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो इसका एक्सपेक्टेशन तो कुछ और था रिलेशन में एंटर करने से पहले, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो टूट गया। ही एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, इज गेटिंग समथिंग एल्स। तो इसको फिर से क्या हो रहा है? शक। इन सारे सिचुएशंस में क्या हो रहा है? इसको शक हो रहा है ना, सारे सिचुएशंस में इसको शक हो रहा है। और जब शक हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? उससे बातचीत कर रहा है, ऐसा क्यों है, उससे पूछ रहा है और फर्दर मतलब छानबीन वगैरह कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रहा है कि फिर इसको क्या करना है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकुलर प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस का नाम है टेक्निकल भाषा में एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो ऑडिटर अप्लाई करता है। इसी प्रोसेस का नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब देखना, हो सकता है नॉर्मली स्पीकिंग नीतीश को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई शक पैदा नहीं होता। नॉर्मली स्पीकिंग उसकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर वैसे सही था, सब चीज सही था, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन जब उसने कंपैरिजंस कराना, पिछले साल का ट्रेंड देखा, पिछले सालों से ऐसी थी, अब ऐसी है। जब उसने कंपैरिजन करा दोस्त की गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरी ऐसी, जब उसने कंपैरिजन करा अपने एक्सपेक्टेशन से, तो इसको शक पैदा हुआ। इसके दिमाग में क्या आया? शक आया। तो अकॉर्डिंगली इसने आगे क्या करा? प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उसको फ्रॉड का पता चल गया। तो ठीक इसी तरीके का टेक्निक है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जहां पे ऑडिटर भी क्या करता है? कंपैरिजंस करता है। ऑडिटर भी क्या करता है? रेशियो एनालिसिस करता है। ऑडिटर भी क्या करता है? ट्रेंड एनालिसिस करता है। देखो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का दो हिस्सा था, एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक एनालिटिकल प्रोसीजर। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर तो वी डू वाउचिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर तो वी डू वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर तो वी एग्जामिन द जर्नल एंट्रीज, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर तो वी गो थ्रू द ट्रांजैक्शन इन माइन्यूट डिटेल्स। बट एक और टेक्निक होता है जो जिस टेक्निक के अकॉर्डिंग ऑडिटर ने उतना डिटेल्ड में चीजों के ऊपर नहीं जाना। ऑडिटर ने एक एक वाउचर एग्जामिन नहीं कर रहा ऑडिटर, बट ऑडिटर क्या कर रहा है? सिंपली स्पीकिंग कुछ कंपैरिजंस कर रहा है, कुछ रेशियो एनालिसिस कर रहा है, कुछ ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है। और सिर्फ कंपैरिजंस करके, रेशियो एनालिसिस करके, ट्रेंड एनालिसिस करके हो सकता है उसको ऐसे ऐसे फ्रॉड मिल जाए जो कि नॉर्मली वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करके भी नहीं ढूंढ पाता। या वो पूरे साल टेस्ट ऑफ डिटेल्स करता रहता, वाउचिंग वेरिफिकेशन करता रहता, फिर भी शायद वो कुछ ऐसे फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं कर पाता जो कि कंपैरिजंस करके, ट्रेंड एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके ऑडिटर कुछ ही दिनों में पता कर ले। ये ऑडिटर एक फॉर्मूला मार के उस फ्रॉड का एक अंडरस्टैंडिंग ले ले। कैसे पॉसिबल है ये चीज? फॉर एग्जाम्पल, अब देखना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का नॉर्मल मतलब क्या है? कंपैरिजंस and ratio analysis, comparison and ratio analysis। ठीक है, और कंपैरिजंस करके ऑडिटर क्या करता है? एनालाइज करता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स, एनालाइज करता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स मतलब कंपैरेबल रिलेशनशिप्स। तो जहां रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स का कोई काम नहीं है, जहां रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वहीं एनालिटिकल प्रोसीजर्स का काम है। फॉर एग्जांपल, समझते हैं एक एक चीज। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स मींस कंपैरिजंस एंड रेशियो एनालिसिस, एनालाइजिंग प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। क्या मतलब हो गया? डूइंग ट्रेंड एनालिसिस, डूइंग ट्रेंड एनालिसिस, परफॉर्मिंग रीजनेबलनेस टेस्ट। ये काफी सारी चीजें आती हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, लेट अस से ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिट करना है ऑडिटर को। मान लो ऑडिटर खड़ा है 2024-25 में, ऑडिटर ने 2024-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। ऑडिटर ने 2024-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। तो नॉर्मली स्पीकिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर तो वो करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएगा, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक असर्शन उठाएगा, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी असर्शन ही विल परफॉर्म वाउचिंग, ही विल परफॉर्म वेरिफिकेशन, ही विल एग्जामिनिंग जर्नल एंट्रीज, ही विल परफॉर्म ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स, ही विल डू एवरीथिंग। ठीक है ना? अब
पार्टिकुलरली एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो क्या करेगा, वो जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, उनको भी लेगा। वो क्या करेगा, ट्रेंड एनालिसिस करेगा। क्या करेगा, ट्रेंड एनालिसिस करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, कंपनी का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, तो कंपनी के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो ट्रेंड एनालिसिस करेगा कि फॉर एग्जांपल 2020-21 में कंपनी हैड इंकर्ड 1 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। 2021-22 में कंपनी हैड इंकर्ड 1.1 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। 2022-23 में मान लो कंपनी हैज इंकर्ड समवेयर अराउंड 1.22 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। 2023-24 में मान लो द कंपनी हैज इंकर्ड समवेयर अराउंड 1.36 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एंड 2024-25 जिस ईयर को ऑडिट कर रहा है, मान लो कंपनी हैज इंकर्ड 5 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, या कंपनी हैज इंकर्ड 20 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, 20 CR। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है। ट्रेंड एनालिसिस क्या कर रहा है यार, कि कंपनी हैड इंकर्ड 1 CR ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन 2021, 1.1 CR ऑन 21-22, 1.22 CR ऑन 22-23, 1.36 CR ऑन 23-24। मतलब जो ट्रेंड दिखा रहा है कि एनुअली ऑन एन एवरेज 10% इंक्रीमेंट के आसपास मेरे को दिखाई दे रहा है कि 10% का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हर साल कंपनी का भरता है। तो अकॉर्डिंगली एज पर ट्रेंड मेरा एक्सपेक्टेशन है यार कि 1.36 का समवेयर अराउंड 1.5 CR होना चाहिए करंट ईयर में। 1.5 CR का सीधा सीधी क्या होना चाहिए, 1.5 CR के अराउंड होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ तो 1.6 हो जाएगा, लेकिन ये फिगर कितना पहुंच रहा है, सीधा 20 CR। मतलब सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है जब मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन। तो अब दिखाई दिया यहां पे ऑडिटर को सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन, अब दिखाई दिया ऑडिटर को यहां पे सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन। अब जब ऑडिटर को दिखाई दिया यहां पे सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन, तो व्हाट द ऑडिटर विल डू, व्हाट द ऑडिटर विल डू जब उसको सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन दिखाई दिया, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट कि भाई ये सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन क्यों है, and perform further audit procedures। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तो ऑडिटर को एक आइडिया मिल गया कि यार सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन है, कुछ फ्रॉड वगैरह का रिस्क है। लेकिन अब वो इंक्वायर करेगा। अब मैनेजमेंट बोलेगी अरे सर जी ये खर्चा इतना ज्यादा इसलिए हो गया बिकॉज हमने क्या करा, हमारी तो स्पोर्ट्स कंपनी है, तो हमने देखा कि अगर हमारी स्पोर्ट्स कंपनी है तो हमारे सेल्स को मेजर बूस्टअप तब मिलेगा अगर हम किसी मेजर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को हायर करेंगे एड कैंपेन में। सो इसलिए हमने इस साल ना विराट कोहली को हायर किया। पहले तो हम लोग ऐड नहीं चला रहे थे, पहले तो अपन लोकल किसी से भी ऐड करवा देते थे, लोकल स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह से करवा देते थे, बट इस साल वी हैव हायर्ड विराट कोहली एंड विराट कोहली का जो पर्टिकुलर फीस है वही 15 करोड़ है। तो अकॉर्डिंगली इसकी वजह से 20 करोड़ लग गया है। तब आप बोलोगे अच्छा ठीक है विराट कोहली के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। विराट कोहली को पेमेंट हुआ है तो उसका बैंक एंट्री होगा, हाँ बैंक एंट्री है, बैंक एंट्री दिखाइए। तो ऑडिटर बोलेगा कैन आई टेक कंफर्मेशन विद विराट कोहली, आई वांट टू अप्लाई एस ए 505। मैनेजमेंट बोलेगा हाँ ठीक है आप कंफर्मेशन ले लो विराट कोहली से 505। मैनेजमेंट मना कर देगा 505 में कंफर्मेशन लेने के लिए, तो अकॉर्डिंगली यू विल इंक्वायर कि आप मना क्यों कर रहे हो, तो फिर 505 लग जाएगा। समझ रहे हो? तो नॉर्मली अगर तुम वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहे होते तो तुम क्या देखते, 20 CR है, 20 CR है, बस ठीक है, ऑथराइजेशन है क्या, बैंक एंट्री है क्या, तुम्हारा ऑडिट खत्म। लेकिन जब तुम इस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो तो तुमको एक डीपर इंसाइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डीपर इंसाइट मिल रहा है। अब फायदा क्या होता है कि ऑडिट में तुम्हारे पास 100% टाइम होता नहीं हर चीज चेक करने का। तो जब तुम हर इस तरीके से क्या होता है कि तुम ओवरऑल सारे इनकम स्टेटमेंट्स में, अब जो नॉर्मली ये जो ट्रेंड एनालिसिस होगा ना, अब देखो तुम समझो एक चीज को, ये जो ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है ना, तो ये प्रैक्टिकली ट्रेंड एनालिसिस कब लगेगा, ठीक है, कब लगेगा, एप्लीकेबल कब होगा ये ट्रेंड एनालिसिस, ये समझना।
एक तो जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, एक तो जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, और दूसरा जब प्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन है, जब प्रेडिक्टेबिलिटी है, प्रेडिक्टेबल नेचर का इंफॉर्मेशन है, तभी जाके तुम ट्रेंड एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अब बैलेंस शीट आइटम में तुम ट्रेंड एनालिसिस करके करोगे क्या? फिक्स्ड एसेट जो है वही चला आ रहा है भाई 10 साल से, उसमें तो कुछ फ्लक्चुएशन वाला चीज ही नहीं है, उतना कोई मेजर वॉल्यूम ही नहीं है। तो नॉर्मली ये जो चीजें लगती हैं जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, जहां प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मली ये लगता है पी एंड एल आइटम्स में। किसमें लगता है? पी एंड एल आइटम्स में, इनकम स्टेटमेंट में। तब होगा क्या ऐसा एडवांटेज कि मान लो तुमने पी एंड एल आइटम्स की लिस्ट उठाई, इनकम एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट उठाई, उसके अंदर ऑल द आइटम्स, नॉर्मली ये लगता है रैकरिंग ट्रांजैक्शंस में, नॉर्मली ये लगता है रैकरिंग ट्रांजैक्शंस में, जो बार बार रैकर हो रहा है। जो रैकर ही नहीं हो रहा बार बार, तो तुम उसमें कैसे लगाओगे ट्रेंड एनालिसिस? तो तुमने पी एंड एल उठाया, तुमने इनकम स्टेटमेंट उठाया, इनकम स्टेटमेंट उठाकर तुमने देखा रैकरिंग आइटम कौन कौन सा है, तो जो जो रैकरिंग आइटम्स है ना सारा का सारा तुमने ट्रेंड एनालिसिस लगा के देख लिया। अब ट्रेंड एनालिसिस में जो फ्लक्चुएशन जहां नहीं है, जहां जहां फ्लक्चुएशन नहीं है, तो तुमको ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार वहां रिस्क कम है। 5 साल से एक ही रेंज में सैलरीज घूम रहा है, इस साल भी उसी रेंज में सैलरीज है, तो रिस्क कम है। लेकिन यहां फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यहां तो एक्सपेंडिचर एकदम से इंक्रीज हो गया, यहां तो सेल्स एकदम से डिक्रीज हो गया, तो वहां तुमको समझ में आएगा कि रिस्क ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स ऑन दोज एरियाज, है कि नहीं? तो इससे तुमको एक बेटर आइडिया हो जाएगा चीजों का, इससे तुम आरओएमएम आइडेंटिफाई कर पाओगे, इससे तुम आरओएमएम आइडेंटिफाई कर पाओगे। सिमिलरली मान लो तुम लेट अस से वेजेस देख रहे हो, तुम वेजेस का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, तो तुम जब वेजेस का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, सैलरीज का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, तो लेट अस से उसमें भी एक पार्टिकुलर रेशियो है, 1 CR फॉर द फर्स्ट ईयर, 1.2 CR फॉर द सेकंड ईयर, 1.4 CR फॉर द सेकंड ईयर। तो तुम देख रहे हो कि हर साल नॉर्मली 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तुमने सडनली देखा कि इस साल 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स मोर। तो भाई 4 टाइम्स मोर क्यों है? तो तुमको उतना देखते ही आइडिया लगेगा कि भाई इतने सालों से तो आपका सिर्फ 20% इंक्रीज हो रहा था हर साल वेजेस का, इस साल इतना ज्यादा इंक्रीमेंट क्यों है? इसका मतलब कि आपने एक ही बार में एम्प्लॉयज का सैलरी कोई ट्रिपल कर दिया है क्या, या फिर आपने बहुत सारे नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं क्या? अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि हाँ भाई हमने सैलरी ट्रिपल कर दिया सबका, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स दिखाइए। अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि वी हैव हायर्ड मैनी न्यू एम्प्लॉयज, वी हैव हायर्ड अराउंड 300-400 न्यू एम्प्लॉयज, तो उन सारे एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिखाइए, उन सारे एम्प्लॉयमेंट का आईडी कार्ड दिखाइए, उन सारे एम्प्लॉयज का केवाईसी दिखाइए। वी वांट टू गो एंड मीट दोज एम्प्लॉयज, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैनेजमेंट ने ना डमी एम्प्लॉयज शो कर रखा है। क्या कर रखा है? डमी एम्प्लॉयज। समझ रहे हो? तो अपने को उस चीज से क्या मिल जाएगा सर? आइडिया मिल जाएगा। अपने को क्या मिल जाएगा उस चीज से? आइडिया मिल जाएगा, जब अपन क्या करेंगे? ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करेंगे। सिमिलरली फॉर द इनकम्स, मैं रेंटल इनकम देख रहा हूं, तो भाई रेंटल इनकम अचानक से भर रहा है, रेंटल इनकम हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो अपने को रेंटल इनकम आ रहा है, इस साल एकदम डिक्रीज हो गया, 2 साल एकदम डिक्रीज हो गया। तो अगर 2 साल एकदम डिक्रीज हो गया सडनली, तो भाई अचानक से डिक्रीज क्यों हुआ भाई? कहीं मैनेजमेंट कम रेवेन्यू दिखाकर पैसे जेब में तो नहीं डाल रहा? What is the reason behind such a sharp decrease? तुम नॉर्मली चेकिंग कर रहे होते, तो नॉर्मली चेकिंग करते वक्त तो तुमसे वाउचिंग वेरिफिकेशन करते आगे बढ़ जाते, लेकिन जब तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो, तुम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अराइज हो रहा है कि सडन डिक्रीज क्यों? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हियर। तो अकॉर्डिंगली हो सकता है कि तुम क्या कर लो, वहां पे फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लो। अकॉर्डिंगली वहां पे तुम क्या कर लो? फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लो। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ एनालिटिकल प्रोसीजर्स हेल्प द ऑडिटर। सिमिलरली जब हम लोग कंपैरिजंस करते हैं, जब हम लोग, ये कंपैरिजंस भी हो गया ना ट्रेंड एनालिसिस, तो अपन जब कंपैरिजंस करते हैं, तो नॉर्मली जो कंपैरिजंस होता है ना वो रेशियोज में होता है, या फिगर्स में भी आप कंपैरिजंस करते हो। तो आप जब कंपैरिजंस करते हो तो आपको अगेन आइडिया लगता है कि यार पिछले साल सैलरीज कंपैरेटिवली 5 करोड़ का पेमेंट था, इस साल 10 करोड़ का पेमेंट है, 5 करोड़ ज्यादा क्यों है? पिछले साल डेप्थ इक्विटी रेशियो अलग था, इस साल डेप्थ इक्विटी रेशियो अलग है, तो डेप्थ इक्विटी रेशियो में इतना डिफरेंस कैसे आ गया है? व्हाई सो मच ऑफ डिफरेंस देयर इन द डेप्थ इक्विटी रेशियो? ठीक है,
तो इस तरीके से जब हम लोग कंपैरिजंस करते हैं, जब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? आइडिया मिलता है, अपने को फ्लक्चुएशंस का आइडिया मिलता है, अपने को ROMM आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है, अपने को फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्प होता है। और ये टेक्निक कब लगेगा? नॉर्मली जब रैकरिंग आइटम होगा, जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मली P&L आइटम के केस में लगेगा। क्योंकि समझ रहे हो ना, रैकरिंग आइटम ही नहीं होगा, कोई आइटम बार बार ही ऑकर नहीं हो रहा है, तो तुम उसमें कंपैरिजंस कैसे करोगे, तुम उसमें रेशियो एनालिसिस कैसे करोगे? और छोटी छोटी चीजों में ये प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल तुमने देखा स्क्रैप। अब स्क्रैप एक ऐसा चीज है कि जो स्क्रैप जनरेट होता है ना, स्क्रैप में चोरी चकारी के चांसेस हमेशा होते हैं। और स्क्रैप में जो चोरी चकारी होगा, जो थेफ्ट होगा, वो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज के द्वारा होगा। ठीक है, तो तुमने देखा कि यार जो स्क्रैप है, नॉर्मली कंपनी का जो स्क्रैप जनरेट होता है वो अराउंड 30-40 लाख का रहता है, बट इस साल जो स्क्रैप जनरेट हुआ है वो सिर्फ 10 लाख का हुआ है। तो अकॉर्डिंगली इतना डिफरेंस क्यों है स्क्रैप में? क्योंकि स्क्रैप इज ए एरिया जहां पे मतलब चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजंस, ये जो एनालिसिस है, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं होता। ये जो कंपैरिजंस है, ये जो एनालिसिस है, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं होता। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और कंपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन with non-financial information. जिसको अपन रिजनेबलनेस टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको अपन रिजनेबलनेस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो, इससे भी अपने को बहुत सारी चीजों का आइडिया मिलेगा, इससे भी अपने को बहुत सारी चीजों का आइडिया मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर आप नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कर रहे हो, उससे भी अपने को काफी चीजों का आइडिया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पार्टिकुलरली जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, कंपनी इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी ना बहुत सारा जो मशीन्स वगैरह है, तो मशीन्स में प्रोडक्शन वगैरह होता है, माल बनता है, एंड जितने एम्प्लॉयज को तुम लगाओगे, जितने एम्प्लॉयज वहां इनपुट डालेंगे, जितने एम्प्लॉयज को तुम डालोगे, उतने उसके अकॉर्डिंग क्या भरेगा? तुम्हारा प्रोडक्शन भी भरेगा। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या भरेगा? प्रोडक्शन भी भरेगा। जितने एम्प्लॉयज तुम हायर करोगे तो एम्प्लॉयज के हिसाब से अपना प्रोडक्शन भरेगा। तो मान लो कंपनी ने 100 एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं, कंपनी सैलरी 100 एम्प्लॉयज का पे कर रहा है, कंपनी 100 एम्प्लॉयज का सैलरी पे कर रहा है। अब नॉर्मली तो ऑडिटर सिर्फ ये चेक कर लेता कि ठीक है यार 100 एम्प्लॉयज का सैलरी पे कर रहा है, तो वो सारे एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, सबका सैलरी प्रॉपर है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है कि नहीं, अप्रूव्ड है कि नहीं, पेमेंट हुआ है कि नहीं, वो सारा कुछ। बट कंपैरेटिवली मान लो एक एम्प्लॉय महीने का 3 प्रोडक्ट तो बनाना चाहिए, एक एम्प्लॉय महीने का नहीं, एक दिन का 3 प्रोडक्ट तो बनाना चाहिए, यानी मंथ का 90 प्रोडक्ट एक एम्प्लॉय के थ्रू बनना चाहिए। 100 एम्प्लॉयज में कितना बनना चाहिए? 9000। मान लो सिर्फ 2000 बना है, तो आप जो 100 एम्प्लॉयज की तनख्वाह पे कर रहे हो, जो 100 एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रहे हो, उस हिसाब से तो 9000 यूनिट्स बनने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2000 यूनिट्स बन रहे हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि आपने या तो फेक एम्प्लॉयज दिखा रखे हैं, फिक्चर्स एम्प्लॉयज दिखा रखे हैं, या तो नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज है, कुछ काम नहीं कर रहे, या तो आपकी मशीनरी में दिक्कत है, मशीन्स खराब है, समझ रहे हो, या तो आपकी मशीन्स की दिक्कत है, मशीन्स खराब है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा आ रहा है, उसका मतलब मशीनें दिन भर चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट होना चाहिए, जो गुड्स बनने चाहिए, उतना बन नहीं रहा। तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर्स में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी स्पेंडिंग में ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन तुम जब सीख जाते हो ना, तो अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो, अपने धंधे में भी लगा सकते हो। इट रियली हेल्प्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे मेरे यहाँ रेस्टोरेंट है चाय पियो, ठीक है, तो रेस्टोरेंट है चाय पियो, मैंने देखा कि यार पूरे महीने में ना, इस महीने में सेल्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, बिजनेस खाली है, धंधा खाली है, इस बार कस्टमर नहीं है इस महीने।
लेकिन मैंने देखा कि यार इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर बहुत आया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर बहुत आया, कस्टमर तो था नहीं, इसका मतलब तो स्टाफ लोग दिन भर एसी चला चला के बैठे हैं। तो जैसे मैंने वो रिजनेबलनेस टेस्ट लगाया, मुझे आइडिया मिल गया कि भाई गड़बड़ हो रही है। नॉर्मली मैं बैठा बैठा खुश रहता कि ठीक है भाई, क्या गड़बड़ी होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर तो ऑनलाइन पे करना है, क्या गड़बड़ी होगा उसमें, मैं खुद ही पे करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने रिजनेबलनेस टेस्ट लगाया, मेरे को पता चल गया कि भाई सेल से तो मैच ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, कंपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो इस तरीके का एनालिसिस है, तुम समझ रहे हो ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो इस तरीके का एनालिसिस है, इसको एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं। और प्रैक्टिकली मैं तुमको बताऊं, हमारे देश के अंदर फिर भी लिमिटेड एप्लीकेशन है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। वर्ल्ड वाइड इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेशली जो बिग 4 है, वहां पे ना एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक्सटेंसिवली यूज होता है, एक्सटेंसिवली यूज होता है। इनफैक्ट टेस्ट ऑफ डिटेल से ज्यादा एप्लीकेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स का देखा जाता है। एंड नॉर्मली एक्सेल जो टूल है ना, एक्सेल बहुत ज्यादा काम आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए। तुमको एक्सेल अच्छे से आता है यूज करने के लिए, तो एक्सेल में अलग अलग फॉर्मुलाज है, तुम सारे डाटा को मंगाते हो, सारे डाटास को मंगाकर, तो नॉर्मली जो ऑडिटर्स हैं बिग 4 वगैरह है ना, वो जाकर पहले सारे डाटा को मंगाकर, बिफोर इवन स्टार्टिंग विद द मेन प्रोसीजर्स, they take all the data from the client, they put all the data, they apply different formulas, they apply all filters, they do different kind of comparisons, they do ratio analysis, thereby they get the idea कि भैया कहां फ्रॉड का चांसेस ज्यादा लग रहा है, कहां रिस्क ज्यादा लग रहा है। बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना किधर है। You must know where analytical procedure will be suitable and where analytical procedure will not be suitable. If you will be performing analytical procedures in those areas which is not at all suitable, तो भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो वहां यूज करके फायदा ही नहीं है। अब एक इंफॉर्मेशन जो कंसिस्टेंट होता है, जो प्रेडिक्टेबल होता है, जो रेकरिंग नेचर का होता है, वहां तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाओगे। प्लीज ध्यान से सुनो, ऑल दिस वर्ड्स आई एम यूजिंग, ये तुमको समझ आ गया तो स्टैंडर्ड बहुत इजी है। तो वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना विल बी फिजिबल, बट अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, रेकरिंग नेचर नहीं है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना फिजिबल वहां पे नहीं होगा। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना वहां पे बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, बैलेंस शीट आइटम्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स नॉर्मली लगाना फिजिबल नहीं होता। मान लो कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई बिजनेस नहीं है, कंपनी 10 साल में एक बार R&D का कोई काम करती है, रिसर्च डेवलपमेंट का काम करती है, तो रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा तुमको हर साल नॉर्मली 4-5 हजार, कुछ 10-20 हजार दिखाई देगा, बट सडनली तुमको वंस अपॉन ए ब्लू मून 1 CR दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी एक्सटेंसिवली एक बार 10 साल में एक बार R&D का खर्च करती है। तो वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना विल नॉट मेक एनी सेंस, वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना विल नॉट बी एनी यूटिलिटी। तुम एनालिटिकल प्रोसीजर वहीं लगा पाओगे जहां किसी प्रकार का रिलेशनशिप होगा। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, when the wages paid to the employees is having any relation with the output produced, तब जाकर तुम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो तो मेक्स सेंस। बट अगर कोई रिलेशन ही नहीं है तो इट डज नॉट मेक ए सेंस, है कि नहीं? तो पार्टिकुलरली वहां पे रिलेशनशिप होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, प्लीज ध्यान से सुनना। जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जो नीतीश है, ही वाज कंपेयर कर रहा था प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से, या कंपेयर कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, या कंपेयर कर रहा था दोस्तों के अपने एक्सपेक्टेशन के साथ। तो प्रैक्टिकली ऑडिटर क्या करता है, कंपैरिजन करता है करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ, कंपेयर करता है बजट जो सेट किया गया एंटिटी का, एंटिटी ने जो बजट बनाया है उसके साथ, एंड कंपेयर करता है सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ। किसके साथ कंपेयर करता है? सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अब मान लो ज़रा से तुम कर रहे हो ऑडिट एक मीडियम साइज कंपनी का, उसका तुम बेंचमार्क कंपैरिजन कर रहे हो रिलायंस के साथ, रिलायंस का तो इतना है, तुम्हारा इतना क्यों है? तो साइंस बनेगा क्या? नहीं। तुम ऑडिट कर रहे हो सीमेंट कंपनी का और तुम उसका कंपैरिजन कर रहे हो किसी खिलौने बनाने वाली कंपनी के साथ,
तो कोई कंपैरिजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इंफॉर्मेशन कंपैरेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी कंपैरेबल, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, रैकरिंग नेचर ऑफ आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ assertions के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिलायबल होगा, कुछ assertions के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिलायबल नहीं होगा। यू हैव टू डिसाइड कि कहां मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करूं, कहां नहीं करूं, फॉर विच assertion एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी रिलायबल, फॉर विच assertion एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल नॉट बी रिलायबल। यू हैव टू डिसाइड वेयर कैन आई टोटली रिलाई ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड वेयर आई विल नॉट बी एबल टू टोटली रिलाई ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वेयर आई विल हैव टू डिसाइड एंड अप्लाई मोर प्रोसीजर्स। So all those will be left at the matter of your professional judgment. Clear है? तो this is the entire concept of analytical procedures, entire concept of analytical procedures. तो ये जो concept है ये दिमाग में चला गया ना पूरा, क्योंकि बेस बिल्डिंग ही मेन चीज है, ठीक है। इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो दिस स्टैंडर्ड इज जस्ट ए केक वॉक फॉर यू। एंड ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो दिस स्टैंडर्ड इज वेरी ट्रिकी, दिस स्टैंडर्ड इज वेरी टफ, ठीक है। तो देखना, अब एक एक करके देखते हैं। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। स्कोप ऑफ दिस ऐसे, it deals with auditors use of analytical procedures as substantive procedures. It deals with auditors use of analytical procedures as substantive procedures and as procedures near the end of audit that assist the auditor when forming a conclusion on the financial statements. And normally auditor ये जो procedures perform करता है वो audit के end में करता है, and ये procedures assist करते हैं auditor को कि वो क्या कर सके, ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर का एज पर दिस वेरी ऐसे, टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हाइल यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि किस तरीके से हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। To design and perform analytical procedures near the end of the audit that will assist the auditor when forming a conclusion. Same thing. And third point, जो कि important है, if there is unusual fluctuations, खाली C point को मार्क करो, खाली C point को मार्क करो। Scope of this ऐसे, objective of this ऐसे पूरा छोड़ दोगे चलेगा, खाली C point मार्क करो। If there is unusual fluctuations, then make inquiry of the management and perform extended procedures. पार्टिकुलरली सी पॉइंट को मार्क करो, मतलब फॉर योर रिमेंबरिंग थिंग, कि बाद में रिवाइज करते वक्त बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट सी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। अब ये चीज तुमसे कोई पूछने थोड़ी वाला एग्जाम में, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऐसे 520, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 520, नो वन इज गोइंग टू आस्क। ये तो पार्टिकुलरली बस बेस के लिए है, रीडिंग करने के लिए है। एग्जाम में 90% इट विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, एमसीक्यूज, केस स्टडी, एप्लीकेशन पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी वो पूछता है ना, केस स्टडी के फॉर्म में पूछते हैं, होता डायरेक्ट क्वेश्चन है बट वो दिखाता केस स्टडी के फॉर्म में। पहले केस स्टडी सिनेरियो दे देगा और केस स्टडी सिनेरियो देकर, मतलब उसको एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी पूछना है ना, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग कि ऑडिट का एडवांटेज क्या है, वो केस स्टडी सिनेरियो दे देगा, ऐसा ऐसा बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दिस इज हैपनिंग, उनको लग रहा है कि देयर इज नीड ऑफ गेटिंग इट चेक्ड, बताओ कि भाई चेक कराने का क्या फायदा है, ऑडिट कराने का क्या फायदा है। What are analytical procedures, for what purpose they can be used? तो analytical procedures का मतलब क्या होता है? Analytical procedures means evaluation of financial information through analysis of plausible relations, plausible relationships, underline करो, plausible relationships, plausible relationships means appropriate relationships, कि आप appropriate relationships को क्या करो, एनालाइज करो। जहां रिलेशनशिप है वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स का काम है, और जहां रिलेशनशिप नहीं है वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स का काम नहीं है। अब ये रिलेशनशिप हम लोग नितिश एंड पारो की वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप कि पार्टिकुलरली वो जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं
उनका आपस में कोई रिलेशन है, या वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और दूसरा जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका आपस में कोई रिलेशन है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर विल ऑलवेज बी रिलेटेड विद बैड डेप्थ, तो तुम वहां एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, राइट। बैड डेप्थ का फिगर ज्यादा है, मतलब ऑटोमेटिकली डाटा का फिगर भी ज्यादा होना चाहिए। सेल्स रिटर्न विल ऑलवेज बी रिलेटेड विद सेल्स, राइट। So through analysis of plausible relationships among financial and non-financial data, SA 520 deals with the use of analytical procedures as substantive analytical procedures. It refers to comparisons and ratio analysis, that is analysis of significant ratios and trends. It includes the consideration of comparisons of entities' financial information with comparable information for the prior period, with budgets or forecast, with similar industry information. And it also includes comparison between the financial information and the relevant financial information such as payroll cost to the number of employees. अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बट जो पेरोल कॉस्ट है वो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। बट जो पेरोल कॉस्ट होगा इट विल हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा तो पेरोल कॉस्ट ज्यादा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम तो पेरोल कॉस्ट कम। मतलब तुम्हारा स्केप्टिसिज्म इस तरीके से होना चाहिए कि तुम किसी ब्रांच को ऑडिट करने के लिए गए, तुमने देखा पेरोल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन तुम जब ऑडिट करने के लिए गए हो ना, तुमको एम्प्लॉइज दिख ही नहीं रहा आसपास, तो भैया एम्प्लॉइज है कहां? और सबसे ज्यादा ये गड़बड़ कहां होता है पता है? जो बिल्डर्स वगैरह होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम वगैरह होता है ना, जैसे मान लो भी ब्रिज बना, तो ब्रिज बना तो क्या हुआ कि कैजुअल लेबर आया, सिर्फ महीने भर के लिए लेबर आया, काम करके गया। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, कैजुअल लेबर आया, कंस्ट्रक्शन के वक्त लेबर आया, फिर काम करके गया, वो परमानेंट नहीं होते, उनका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, तो वहां ये गड़बड़ी सबसे ज्यादा होती है। कैजुअल लेबर आता है 10, दिखाया जाता है 50। अब तुम प्रैक्टिकली जाके ढूंढोगे कैसे? उनका तो कोई परमानेंट रिकॉर्ड भी नहीं है, वो तो पार्टिकुलरली उस टाइम में आए, है ना। लेकिन वहां जो ऑडिटर होगा वो रिलेशनशिप कैसे निकालेगा कि अगर आपने दिन का 50 एम्प्लॉइज बुलाया था तो कंपैरेटिवली तो ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। ये काम को करने में तो भाई पार्टिकुलरली मान लो कि इतना टाइम लग गया, लेकिन 50 एम्प्लॉइज बुलाने का मतलब है 50 आपने अगर ठेके में एम्प्लॉइज बुलाए हैं, 50 कैजुअल एम्प्लॉइज डेली बुलाए हैं, तो ये काम तो इतना जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन इस काम में तो इतना ज्यादा टाइम लग गया। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा वहां पे। पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू असिस्ट ऑडिटर इन प्लानिंग एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। ये तुमको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कर रहा है? ऑडिटर को असिस्ट कर रहा है कि वो नेचर टाइम एक्सटेंड डिसाइड कर सके ऑफ हिज अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। Investigating unusual fluctuations, analyzing ratios and trends, and to be used as substantive procedures when their use can be more effective than test of details. To be used as substantive procedures when their use can be more effective than test of details in reducing detection risk. कभी कभी ऐसा भी होगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस करने में देन द अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, जहां इंफॉर्मेशन कंपैरेबल है, जहां एक अच्छा खासा रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो इन दोज केसेस ऐसा हो सकता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके लिए ज्यादा रिलायबल हो, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। मतलब तुम वाउचिंग वेरिफिकेशन करते रह जाओगे, तुमको उतना फ्रॉड का पता नहीं चलेगा, लेकिन जस्ट बाय डूइंग द रेशियो एनालिसिस, बाय डूइंग द कंपैरिजंस, बाय डूइंग द ट्रेंड एनालिसिस, तुमको फ्रॉड का पता चल जाएगा, तुमको फ्रॉड का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ
एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जैसे सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है जीएसटी के साथ, सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है जीएसटी के साथ। तुमने देखा सेल्स बहुत ज्यादा है बट जीएसटी पेमेंट नहीं हुआ है, इतना देखते तुमको समझ में आ जाएगा यहां फ्रॉड है, यहां टैक्स फ्रॉड होकर रखा है। Nature of analytical procedures. Analytical procedures includes the consideration of comparisons of entities' financial information with, किससे किससे कंपेयर करेंगे, वो तीन चीजें, comparable information for prior period, anticipated results of the entity such as budgets or forecast or expectations of auditor and similar industry information. लेकिन comparable industry होना चाहिए, same size होना चाहिए। Analytical procedure also includes consideration of relationship. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू ए प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एंटिटीज एक्सपीरियंस, राइट, सच एज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस। तो आप यहां पे तो रिलेशनशिप को तभी कंसिडर कर सकते हो ना अगर प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। तुमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, तुमने देखा कि सेल्स का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, तुमने देखा कि ग्रॉस मार्जिन का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, लेकिन तुमने देखा कि आरएनडी का कोई प्रैक्टिकेबल पैटर्न नहीं है। कभी आरएनडी में बहुत ज्यादा खर्च होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, तो वहां नहीं लगेगा। तो प्रेडिक्टेबल पैटर्न होना चाहिए। एंड बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हम लोग रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे कहां, जहां प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच। अब देखना, 4 टेक्निक्स हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के। देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस। क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस, दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टूड। एक होता है रीजनेबलनेस देखना, रीजनेबलनेस टेस्ट देखना। क्या देखना? रीजनेबलनेस टेस्ट देखना। तो वहां पे क्या होता है, आप कंपेयर, ट्रेंड एनालिसिस नहीं करते हो आप, कंपैरिजंस नहीं करते हो, आप रीजनेबलनेस देखते हो कि एक, ध्यान से सुनना, एक अकाउंट बैलेंस का रिलेशन हमेशा दूसरे अकाउंट बैलेंस के साथ है। अगर एक अकाउंट बैलेंस का रिलेशन दूसरे अकाउंट बैलेंस का साथ है तो आप रीजनेबलनेस देखते हो। सेल्स से ज्यादा तो जीएसटी भी ज्यादा होना चाहिए, जीएसटी ज्यादा तो सेल्स भी ज्यादा होना चाहिए। अगर पीएनएल में कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा रहा है तो बैलेंस शीट में लोन भी ज्यादा दिखाई देना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल कि पीएनएल में तो कंपनी इंटरेस्ट भर भर के दिखा रहा है लेकिन बैलेंस शीट में लोन नहीं दिखा रहा? समझ रहे हो? तो रीजनेबलनेस टेस्ट, इसको बोलते हैं रीजनेबलनेस टेस्ट। तो फ्यू एग्जांपल्स दे हैव गिवन कि रीजनेबलनेस टेस्ट कहां कहां देखा जा सकता है, कहां कहां रीजनेबलनेस टेस्ट देखा जा सकता है। देन होता है रेशियोज। तो रेशियोज का मतलब क्या हो गया? अगेन स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट। एंड अगेन रेशियोज के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू टोटली स्टडी रेशियो एनालिसिस इन डिटेल्स इन योर करिकुलम। तो कॉमनली यूज्ड रेशियोज आर लाइक अपन ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो देखते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल रेशियो देखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं, लिवरेज रेशियो देखते हैं, लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं, एंड नंबर ऑफ रेशियोज हो सकता है। और एक टेक्निक और होता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। एक टेक्निक और होता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग अगेन एक, इसमें आपको ज्यादा समझना नहीं है, ज्यादा याद नहीं करना। बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल यूज होता है। एक मैथमेटिकल मॉडल यूज होता है कि प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को देखकर, प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को देखकर हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट अकाउंट बैलेंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कितना करंट अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए मैथमेटिकल मॉडल यूज किया जाता है, जैसे कि वी हैव लीनियर रिग्रेशन, शायद आपने कभी स्टडी किया होगा लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो बचपन में आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा लीनियर रिग्रेशन। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, नाम सुन के याद रख लो, भूल जाओ। एक मैथमेटिकल मॉडल होता है। तो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसके बेसिस में यू यूज द प्रायर पीरियड अकाउंट्स एंड यूजिंग द प्रायर पीरियड अकाउंट यू प्रेडिक्ट द करंट अकाउंट बैलेंसेस।
नॉर्मली बिग फोर्स में ही देखने को मिलेगा, वरना देखने को नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही देखने को मिलेगा। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के 4 टेक्निक्स होते हैं, 4 टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक है, रिपीट करना मेरे साथ, क्या क्या टेक्निक है? ट्रेंड एनालिसिस, अनदर इज रीजनेबलनेस, थर्ड इज रेशियोज, फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ठीक है ना? ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस करोगे, रीजनेबलनेस, रेशियोज, राइट, रीजनेबलनेस, रेशियोज एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, रीजनेबलनेस टेस्ट, रेशियोज एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब देखना, रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तुम कितना भरोसा करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे, तुम कितना भरोसा करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे? तो लॉजिकल सा चीज है, देखो एक चीज बताना, लॉजिकल सा चीज है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुम कितना रिलाई करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे, हाउ मच विल यू प्लेस रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हाउ विल यू डिसाइड कि शुड आई ओनली परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स और शुड आई परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो फॉर दोज गिवन असर्शंस, कि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम चला लूं या शुड आई परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो फॉर दैट गिवन असर्शन। अब ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा स्टडी करा था कि कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो परफॉर्म करना ही होता है हमेशा, तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का ही पार्ट है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का ही पार्ट है। हमने कॉन्सेप्ट हमेशा ये पढ़ा है कि ऑडिटर को हमेशा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना ही होता है, हमने कहीं ये स्टडी नहीं करा है कि ऑडिटर को हमेशा टेस्ट ऑफ डिटेल्स हर सिचुएशन में, हर असर्शन के केस में करना ही होगा। सो इट माइट बी पॉसिबल कि फॉर ए फ्यू असर्शंस ऑडिटर में डिसाइड कि यहां बाकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम चल जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट, बट तुम कितना रिलायंस प्लेस करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे कि शुड आई टोटली रिलाई ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स और आई शुड परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो, वेयर आई शुड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वेयर आई शुड नॉट परफॉर्म। तो किससे पता चलेगा? लॉजिकल सी चीज, अगर आइटम का मेटलिटी बहुत ज्यादा है तो विल यू रिलाई ओनली ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स और परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो, अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो। रिस्क बहुत ज्यादा है, अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं है, रिलायंस ज्यादा कम होगा, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर्स का रिजल्ट बहुत एक्यूरेट है तो रिलायंस थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डिपेंडिंग अपॉन मेटलिटी ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व्ड। If more metallicity level perform analytical procedures plus other substantive procedures, if less material may rely solely on analytical procedures, depending upon the other inherent and control risk, more reliance on comprehensive test of details and not solely on analytical procedures, depends upon the accuracy of results of analytical procedures and other audit factors, other audit procedures directed towards the same objective. आपने और क्या क्या प्रोसीजर्स वहां अप्लाई करा है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 4 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, 4 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। मैंने बोला था सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर एक ही चीज है। तो एग्जामिनर कहीं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज कर रहा है तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर्स कंसीडर करना होगा। देखो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए तुमको पता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिक रिक्विजिट क्या है, उसके बिना तुम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। रिक्विजिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्विजिट टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, विदाउट दैट यू कैन नॉट परफॉर्म। याद रखना एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए ना तुम ऑन द ग्राउंड जाके कुछ काम नहीं कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए तुम फिजिकली जाके कुछ नहीं कर रहे हो,
तुम सिर्फ डेटा में एनालिसिस कर रहे हो, डेटा में टूल्स अप्लाई कर रहे हो, डेटा में फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हो, डेटास को एक्सेल में डाल रहे हो, तो डेटा तो अवेलेबल होना चाहिए एंड डेटा रिलायबल होना चाहिए। अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाओगे क्या? नहीं। या फिर अगर डेटा रिलायबल नहीं है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर? डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा है कि नहीं है, डेटा है कि नहीं, डेटा रिलायबल है कि नहीं। मतलब डेटा तो लाइफलाइन एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए, कि डेटा नहीं है तो भैया यू कैन नॉट परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डेटा नहीं भी है तो तुम बाकी प्रोसीजर्स तो लगा पाओगे ना, मैनेजमेंट से कंफर्मेशन करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना है, WR करना है, लेकिन डेटा नहीं है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो लगा ही नहीं पाओगे। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद डिसैग्रीगेशन, ध्यान से देखना, डिसैग्रीगेशन। डिसैग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? डिसैग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को टुकड़ों में डिवाइड करना, डेटा को टुकड़ों में डिवाइड करना। ठीक है, डेटा को टुकड़ों में डिवाइड करना डिसएग्रीगेशन होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स ना याद रखना, जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कभी भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज नहीं होता। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कभी भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज नहीं होता, स्मॉल पोर्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होता है। स्मॉल पोर्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होता है। डेटा जितना ज्यादा डिसएग्रीगेटेड होगा, डेटा जितना ज्यादा डिसएग्रीगेटेड होगा, मतलब डेटा जितना ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होगा, जितना अलग अलग डाटा अवेलेबल होगा अलग अलग चीजों का, तुम उतना ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कर सकोगे। लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर, अगर जो डाटा है वो डिसएग्रीगेटेड नहीं होगा, डिवाइडेड नहीं होगा, सिर्फ एक कंसोलिडेटेड डाटा अवेलेबल होगा, तुम ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज नहीं कर पाओगे। डाटा वो होना चाहिए जो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, जो तुम स्प्लिट कर पाओ, जिसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर पाओ, तभी जाकर यू कैन यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो डिसएग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, डिसएग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर दैट यू हैव टू कंसीडर इज, तीसरा फैक्टर यू हैव टू बी कंसीडर इज कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कुछ अकाउंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, कुछ अकाउंट्स के लिए यूज नहीं होंगे। जहां इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टेबल है, जहां रेकरिंग इन नेचर है, वहां ज्यादा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल P&L आइटम्स में ज्यादा यूज होगा, लेकिन जहां प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है तो वहां इतना यूज नहीं हो पाएगा। बैलेंस शीट आइटम्स में इतना यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मोर यूजफुल इन इनकम स्टेटमेंट्स, मोर यूजफुल इन इनकम स्टेटमेंट्स, लेस यूजफुल इन बैलेंस शीट। अकाउंट टाइप का भी ध्यान रखना है, अकाउंट टाइप का भी ध्यान रखना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करते हुए, कि भैया मैं सोचूं कि भैया ठीक है हर जगह एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दो, हर अकाउंट में एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दो, तो कोई सेंस नहीं होने वाला। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना है और कहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं लगाना है, कौन से असर्शंस के केस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने हैं, कौन से असर्शंस के केस में नहीं लगाना है, कौन सा टेक्निक लगाना है, रेशियो एनालिसिस लगाना है या ट्रेंड एनालिसिस लगाना है या रीजनेबल टेस्ट परफॉर्म करना है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करनी है, कौन सा टेक्निक लगाना है। तो हैव टू डिसाइड एवरीथिंग एज ए ऑडिटर। इट्स नॉट सो इजी कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना भी है कि नहीं। लगाना है तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है या बाकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करना है, कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, एवरीथिंग हैव टू डिसाइड, राइट। सोर्स ऑफ डाटा क्या है? सम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस टेंड टू बी more predictable because they consist of numerous similar transactions, whereas the transactions recorded by non-routine and एक टेक्निकल वर्ड यूज किया हुआ है यहां पे, एस्टिमेशन स्कॉट्स, एक टेक्निकल वर्ड यूज किया हुआ है एस्टिमेशन स्कॉट्स, दैट इज सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस।
तो तुम खाली इतना याद रखो, जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होगा ना, जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होगा, सिमिलर ट्रांजैक्शंस होगा, वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा, वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा। तो वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा तो वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स इजिली यूज हो पाएगा। लेकिन जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होंगे, जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है ना, नॉर्मली हमेशा मैनेजमेंट जजमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? मैनेजमेंट जजमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। जस्ट अ सेकंड। तो अकॉर्डिंगली ये नॉन प्रेडिक्टेबल होगा। तो अगर ये नॉन प्रेडिक्टेबल होगा तो यहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज नहीं होगा। Examples: transactions of routine nature, like transactions related to sales and purchases, are predictable and repetitive in nature, and therefore analytical procedures can be applied more effectively to such transactions. However, significant classes of transactions are those classes of transactions that are key to the financial statements and not frequent in nature. For example, expenditure on research and development is not of routine nature, subject to management judgment, and therefore more difficult to predict. ठीक है, therefore more difficult to predict. तो जो significant classes of transactions होता है, जो significant classes of transactions होता है, normally वो non-routine transactions होता है. They are non-routine transactions. And क्योंकि वो non-routine transactions होता है, it is more difficult to predict. Analytical procedures वहां इतना use नहीं होता. लेकिन जो routine transactions होता है, राइट, तो नॉर्मली रूटीन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि दोज आर प्रेडिक्टेबल एंड सो अकॉर्डिंगली एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन इजिली बी परफॉर्म्ड। प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। क्या याद रखोगे? रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। रिलेशनशिप मस्ट बी प्रेडिक्टेबल कि we can expect that relationship to be continue over a period of time. अगर रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूजफुल होगा, अगर रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल नहीं होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूजफुल नहीं होगा। सिंपल सा चीज है। अगला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ असर्शंस। कुछ असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा यूजफुल होंगे, जबकि बाकी असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है, 3 असर्शंस के एग्जांपल लिया यहां पे। अब तुम सोचो लॉजिकली, वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो, दैट मेक्स ए सेंस। वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो, दैट मेक्स ए सेंस। कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो, दैट मेक्स ए सेंस। बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के केस में तुम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो, वो इंफॉर्मेशन कंपैरेबल होगा कैसे? वो इंफॉर्मेशन स्टिग्नेंट होगा कैसे? हर साल कुछ पेमेंट आ रहा है, जा रहा है, इस साल ज्यादा डेटर, अगले साल कम है, कोई रिलेशन होगा क्या? इस साल कंपनी ने ज्यादा उधारी ले ली, अगले साल कम उधारी ली है, इस साल सारा लोन रिपेमेंट कर दिया, फिर नया लोन लिया ही नहीं। तो यहां तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। जबकि अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, जबकि फिक्स्ड एसेट का अगर वैल्यूएशन है तो वैल्यूएशन तो हर साल सेम ही दिखना चाहिए बैलेंस शीट में एटलीस्ट।
तो कुछ assertions के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होंगे, कुछ assertions के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिलायबल नहीं होंगे. For some assertions, analytical procedures will be more reliable. For some assertions, analytical procedures will not be reliable. तो अभी तक देखना क्या क्या याद रखना है. डाटा अवेलेबल होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होगा. डाटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप. ठीक है ना. ये सोर्स हेडिंग गलत दिया है इन्होंने, हेडिंग पूरा गलत दिया सोर्स. एक्चुअली हेडिंग सोर्स एकदम सुटेबल नहीं है. तुम बोल सकते हो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कि रूटीन ट्रांजैक्शन है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकता है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है तो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगेगा. देन प्रेडिक्टेबिलिटी, जहां प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप है एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा. जहां प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगेगा. नेचर ऑफ असर्शंस, कुछ असर्शंस के केस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स लग जाएंगे, कुछ असर्शंस के केस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं लग पाएंगे. और लास्ट वाला पॉइंट देखो, अभी तक जितना भी पॉइंट है ना ये सारा तुमको याद रहेगा, मुझे पूरा भरोसा याद रहेगा. डिसएग्रीगेशन भारी भरकम शब्द है, फिर भी याद रहेगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है. बट आई एम वेरी मच श्योर कि लास्ट पॉइंट ध्यान नहीं रहेगा. 2 पॉइंट का मुझे पूरा भरोसा है कि तुमको हेडिंग ध्यान नहीं रहेगा. एक तो सोर्स वाले पॉइंट का, क्योंकि सोर्स वाले पॉइंट का अंदर का एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल, बट हेडिंग उन्होंने बहुत अजीब दिया सोर्स, जो मैच नहीं करता. और दूसरा ये लास्ट पॉइंट, इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग. इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग. ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि तुम रिस्क देख लो, कितना इनहेरेंट रिस्क है, क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं. अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो बेटर है कि तुम खाली एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर रिलाई मत करो, तुम तो पूरा वाउचिंग वेरिफिकेशन करो, तुम प्रॉपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करो. तो अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है तो तुम क्या करो, खाली एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर रिलाई मत करना, तुम प्रॉपरली टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करना, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क वहां पे अपने को बहुत ज्यादा लग रहा है. क्लियर है. सो दिस आर द वेरियस फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. दे में आस्क यू एज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए. दे में आस्क यू इन द एमसीक्यू विच इज नॉट ए फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. डिसएग्रीगेशन की जगह वो तुमको एग्रीगेशन दे देगा, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की जगह वो तुमको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा दे देगा. राइट. तो ये सारे फैक्टर्स क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं. अब देखना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. जब हम लोग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जब हम लोग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इंडिविजुअली पे परफॉर्म किया जा सकता है या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी परफॉर्म किया जा सकता है. तो जब जब ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जब जब ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और उसे सब्सटेंटिव टेस्ट की तरह यूज करेगा, तब तब ऑडिटर 4 बातों का ध्यान रखेगा. तब तब ऑडिटर 4 बातों का ध्यान रखेगा. सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था तुम्हारे लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए? डाटा. क्या था? डाटा. ठीक है. तो डाटा अवेलेबल है कि नहीं, डाटा रिलायबल है कि नहीं. दूसरा, हमेशा क्या करना होता था अपने को, फॉर ए गिवन असर्शन अपने को वेरीफाई करना पड़ता था कि एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल भी है कि नहीं है.
For some particular assertions, analytical procedure will be suitable, and for some particular assertions, analytical procedure will not be suitable. For example, अगर predictable relationship है तो analytical procedure क्या होगा? Suitable होगा, और predictable relationship नहीं है तो suitable नहीं होगा. ठीक है. अब ultimately अपने को करना क्या होता है analytical procedure में? Comparisons. क्या करना होता है? कंपैरिजंस करना होता है. तो तुम ये भी तो देखो कि पार्टिकुलरली जो तुम इंफॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हो वो कंपैरेबल भी है कि नहीं. तुम क्या देखोगे? जो तुम इंफॉर्मेशन कंपेयर भी कर रहे हो वो कंपैरेबल है या नहीं है. वो जो तुमको इंफॉर्मेशन मिला वो कहां से मिला, वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी है कि नहीं, वो इंफॉर्मेशन कंपैरेबल भी है कि नहीं. अब एक चीज याद रखना, प्लीज देखना, एक चीज याद रखना. देखो, सबसे पहले हम लोग जब कंपैरिजंस करते हैं तो व्हेन वी डू कंपैरिजंस वी डेवलप ए एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन किस चीज का डेवलप करते हैं अपन? ऑफ डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना हो सकता है. अगर वो डिफरेंस हमारे एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर है, विथिन है, वी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ए डिफरेंस कि ठीक है यार, पिछले साल के जीपी रेशियो को इस साल के जीपी रेशियो से कंपेयर करेंगे तो 2-3% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, और वो 2-3% का फ्लक्चुएशन है, तो विल एक्सेप्ट इट, विल गो अहेड. लेकिन अगर वो डिफरेंस हमारे एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन अपन क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीजर्स, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग द फ्लक्चुएशंस, वो सारा कुछ करेंगे. ठीक है, वो सारा कुछ करेंगे. तो जब जब ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर को एज ए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेगा, ऑडिटर 4 बातों का ध्यान रखेगा. सबसे पहले सुटेबिलिटी, कि whether substantive analytical review procedure will be suitable for that given assertion or it will not be suitable. Secondly, reliability, कि वो जो डाटा है वो रिलायबल है कि नहीं. अब रिलायबिलिटी के अंदर फर्दर 4 पॉइंट्स आते हैं, अलग से देखेंगे. थर्ड, एक्सपेक्टेशन, वी डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, कितना डिफरेंस हो सकता है. एंड फोर्थ इज वी इवैल्यूएट द डिफरेंस, कि वो जो डिफरेंस है हमारे एक्सपेक्टेड लेवल के विदिन है या एक्सपेक्टेड लेवल को एक्सीड कर रहा है. अगर एक्सपेक्टेड लेवल के विदिन है विल एक्सेप्ट इट विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बट अगर हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल से ज्यादा डिफरेंस है तो विल परफॉर्म फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो फिर से मेरे साथ रिपीट करना. जब जब ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो 4 बातों का ध्यान रखेगा. सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस. सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस. सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस. सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस. ठीक है, तो सुटेबिलिटी के अंदर वो देखेगा सुटेबल है कि नहीं फॉर दैट पार्टिकुलर असर्शन. एक्सपेक्टेशन के अंदर वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा, एंड डिफरेंस के अंदर अकॉर्डिंगली वो आगे इन्वेस्टिगेट करेगा. अब रिलायबिलिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिलायबल है कि नहीं है, जो डाटा यूज्ड है वो रिलायबल है कि नहीं, उसके लिए वो क्या देखेगा. मेनली एनालिटिकल प्रोसीजर्स का जान किस चीज में बसा है? डाटा में. डाटा रिलायबल होगा, इंफॉर्मेशन रिलायबल होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर करके सेंस बनता है, वरना एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है, तो अब पार्टिकुलरली रिलायबिलिटी में क्या देखेगा ऑडिटर? सबसे पहले डाटा रिलायबल है कि नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिला, इंफॉर्मेशन कहां से मिला. अब एक चीज बताना, जो इंफॉर्मेशन है एंड ऑडिटर को इंटरनल सोर्सेज से भी मिल सकता है विद इन दी एंटिटी, या एंटिटी के बाहर से भी मिल सकता है फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? विद इन द एंटिटी या आउटसाइड द एंटिटी? विद इन द एंटिटी तो हमेशा मैनिपुलेटेड हो सकता है, विद इन द एंटिटी तो हमेशा मैनिपुलेटेड हो सकता है.
कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल कब होता है कि अगर अपने को आउटसाइड एंटिटी से मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा जो अपना परचेज इनवॉइस होगा ना, वो सेल्स इनवॉइस से ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि सेल्स इनवॉइस तो हमारे हाथ में पूरा पूरा हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एटलीस्ट परचेज इनवॉइस एक थर्ड पार्टी से आ रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमेशा ज्यादा रिलायबल तब होगा जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस से मिल रहा है बाहर से। दूसरा, इंफॉर्मेशन कंपैरेबल भी है कि नहीं, ये तो देखो कि इंफॉर्मेशन कंपैरेबल भी है कि नहीं। तीसरा, तुम ये देखो इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए रेलिवेंट भी है कि नहीं, इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए काम की भी है कि नहीं, वेदर द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर यू, वेदर द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर यू। एंड चौथा, तुम ये देखो कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है क्या उसके प्रिपरेशन पे कोई कंट्रोल है क्या, कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। मतलब मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल वगैरह अच्छा है क्या, प्रॉपर ऑडिट वगैरह हुआ था क्या, तो इंफॉर्मेशन जो मिला मेरे को एक्यूरेट है क्या, वो कंप्लीट है क्या, वो वैलिड है क्या। जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिला है, whether that is complete, whether that is accurate, whether that is valid, जितना ज्यादा पुख्ता इंफॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होगा, उतना इफेक्टिव हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स होंगे। अगर इंफॉर्मेशन, पता है इंडिया के अंदर ना फिजिकल ग्राउंड पे काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब्रॉड में बिग इंडस्ट्रीज के केस में ऑन द फिजिकल ग्राउंड काम बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन बहुत रिलायबल होता है। तो इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा रिलायबल होगा ना, जितना ज्यादा कंप्लीट होगा ना, उतना ज्यादा तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम परफॉर्म करोगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज मोर कंप्लीट, इंफॉर्मेशन इज मोर एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन इज मोर वैलिड। ठीक है, तो कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब हमारे पार्टिकुलर केस में नितिश ने अपनी गर्लफ्रेंड पे शक कर लिया था, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन मिला था कि उसके गर्लफ्रेंड का किसी से अफेयर चल रहा है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसको इंफॉर्मेशन मिला कहां से, उसको इंफॉर्मेशन सत्यजीत से मिला। तो इंफॉर्मेशन रिलायबल है क्या? नहीं है। उसने कंपेयर कर लिया अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड के साथ कि उसके जो दोस्त हैं, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उनको पूरा दिन रात टाइम देती है, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं देती। लेकिन इसने ये नहीं देखा कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो है सीए की फाइनल की स्टूडेंट, और जो इसके दोस्तों की गर्लफ्रेंड है वो है बीकॉम के स्टूडेंट। तो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल ही नहीं है। इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है कि नहीं? तुमने अनरियलिस्टिक बजट सेट कर रखा है यार, कुछ भी मतलब अनरियलिस्टिक बजट सेट करोगे, मेरी गर्लफ्रेंड और कुछ काम ही नहीं करेगी, दिन रात बस मुझे ही टाइम देगी और कुछ नहीं करेगी, तो अनरियलिस्टिक बजट है, फालतू का बजट है। उससे कंपेयर करोगे तो थोड़ी होगा। ठीक है। एंड कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर डिजाइन्ड टू एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। अब देखना कहानी रिपीट हो रहा है घुमा फिरा के वापस से। सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर गिवन असर्शंस, वही बात है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से असर्शंस के लिए देखना एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, प्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन होगा, ज्यादा डिसएग्रीगेशन होगा, तो अकॉर्डिंगली एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होगा। तो सेम चीज रिपीट हो रही है। सुटेबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शंस, कुछ असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होंगे, कुछ असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर कम रिलायबल होंगे। जहां प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जहां एक प्रेडिक्टिव मॉडल यूज हो रहा होगा,
जहां इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टेबल होगा उन असर्शंस के लिए ज्यादा रिलायबल होगा। लेकिन जहां एक अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टेबल मॉडल, जहां पे प्रेडिक्टिव मॉडल नहीं होगा, प्रेडिक्शन नहीं होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी, वहां पे वो कम रिलायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल पेरोल कॉस्ट के केस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज ए हाईली रिलायबल टेक्निक। रूम रेंटल्स देखने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज ए वाइडली रिलायबल टेक्निक, राइट। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, रैकरिंग ट्रांजैक्शंस है, प्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा रिलायबल है। और ऑडिटर को यह भी असेस करना है कि रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स दिए इन्होंने, और देखना इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स तो वही चीज है जो अपन ने फर्स्ट में देखा था, एकदम स्टार्टिंग में देखा था, अपन ने एकदम स्टार्टिंग में देखा था इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि जब अपने को फ्लक्चुएशन मिला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के केस में 1.36 सीआर की जगह 20 सीआर मिला, तो अपन मैनेजमेंट के पास गए, अपन ने इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट से पूछा इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन किस बात का है, एंड क्योंकि फ्लक्चुएशन अपने को ज्यादा मिला, अपन ने फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। वी परफॉर्म्ड फर्दर प्रोसीजर्स, राइट। जैसे कि कंफर्मेशन लेना है, डॉक्यूमेंट चेक करना है, बैंक स्टेटमेंट चेक करना है, वाउचर्स चेक करने हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिला, राइट, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिला। तो तुम ना ये कीवर्ड ध्यान रखो, देखो तुमको एक एक चीज याद नहीं करना, तुमको मेनली याद क्या करना है, एक तो तुमको याद रखना है टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 4 टेक्निक्स है, ट्रेंड्स, रीजनेबलनेस, रेशियोज, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। दूसरा तुमको याद रखना है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, तो जहां 7 फैक्टर्स हैं, डाटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, रूटीन ट्रांजैक्शंस, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस, प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ असर्शन एंड रिस्क। एंड देन 4 फैक्टर्स, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस। और उसके अलावा कीवर्ड्स जो पूरे स्टैंडर्ड में रोल प्ले कर रहा है, कीवर्ड्स कौन से हैं? पार्टिकुलरली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, रूटीन ट्रांजैक्शंस, प्रेडिक्टेबिलिटी, depend upon nature of assertions, reliability of data, या disaggregation, कुछ एग्जांपल्स जहां पे अपना एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, कुछ एग्जांपल्स जहां पे अपना एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे कि रूम रेंटल इनकम्स, पेरोल कॉस्ट, ये कुछ स्टडी मैट के एग्जांपल्स हैं, ये कुछ स्टडी मैटर के एग्जांपल्स है, रूम रेंटल्स, पेरोल इन कॉस्ट। अब रूम रेंटल्स में भी क्या होता है, तुम किसी होटल को ऑडिट करने के लिए गए, तुमने नॉर्मली देखा, तुमने क्या देखा कि अच्छा कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, कितना ऑक्यूपेंसी रेट है, अकॉर्डिंगली तुमने इनकम का असेसमेंट कर लिया कि अगर इतने नंबर ऑफ रूम्स हैं, इतना ऑक्यूपेंसी रेट है, 80% ऑक्यूपेंसी रेट है, तो दिस शुड बी द रेंटल इनकम। तो सीधा सीधे तुमको अगर उतना इनकम दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हारे मन में डाउट आ जाएगा। पेरोल कॉस्ट, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, अकॉर्डिंगली इतने नंबर ऑफ सैलरी, एक एम्प्लॉय का इतना सैलरी है तो अकॉर्डिंगली इतना पेरोल कॉस्ट होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा सुटेबल है, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा सुटेबल है, जैसे रूम रेंटल्स का इनकम हो गया, पेरोल कॉस्ट हो गया।
तो दिस स्टैंडर्ड इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्लिकेटेड, वी हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल। तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं, देसी एग्जांपल्स, विदेशी एग्जांपल्स, दिस थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये कीवर्ड्स, रूटीन ट्रांजैक्शंस, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस में अपन ने एक वर्ड और देखा था, स्कॉट्स, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि अगर ज्यादा स्कॉट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब वो नॉर्मली नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर उतना फिजिबल नहीं होगा। तो एक वर्ड अपन ने और देखा था, स्कॉट।